हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे, 12th का बायोलॉजी है ना। तो उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, पौधे के पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, एंथर के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, मेगा माइक्रोस्पोर क्या है इसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल, कार्पेल कहिए या ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम और इम्ब्रियो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिस्टिल को ही क्या कहते हैं, स्त्री केसर भी कहा जाता है ना। और पिस्टिल जो है वो गायनेसियम का एक यूनिट है। तो एक यूनिट के रचना को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने में प्लांट का कैसा होता है। तो ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है यह लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। पोलन ग्रेन जब पोलिनेशन होता है ना, एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुंचते हैं तो स्टिग्मा जो है वर्तिकाग्र उसको कहते हैं। वर्तिकाग्र पर जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर के वह वर्तिका के रास्ते पहुँचते कहाँ है, अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर, और वहाँ मौजूद मादा युग्मक अंडाणु यानी ओव्यूल को निषेचित करते हैं और तब जाकर के आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है। आज हम लोग इसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे और यह क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो देखें कि सबसे पहला आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर ओव्यूल्स कहलाता है। ओव्यूल्स एक डंटेनुमा स्ट्रक्चर से ओवरी के दीवार से जुड़ा होता है। इस डंटे को प्लेसेंटा कहा जाता है, अपरा कहा जाता है ना। अब आगे देखें कि गायनेसियम जो है मादा प्रजनन भाग है ना। इसी के एक यूनिट को क्या कहा जाता है, कार्पेल पिस्टिल कहा जाता है। गायनेसियम अगर एक पिस्टिल से बना हो, माने गायनेसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ एक ही हमारा पिस्टिल मौजूद हो तो उसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल हो तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहा जाता है, बहुअंडपी कहा जाता है। एक अंडपी, बहुअंडपी। एक शब्द है युक्तांडपी। अगर मान लेते हैं कि पिस्टिल की संख्या गायनेसियम में एक से ज्यादा है और वो सभी एक साथ संयुग्मित हो गए हैं, जुड़ गए हैं, देख रहे हैं सारा पिस्टिल्स जो है एक जगह पर जाकर के जुड़ गया है। तो अगर सारा जुड़ जाए तो वैसे पिस्टिल को, वैसे गायनेसियम को युक्तांडपी कहते हैं, साइन कार्पस कहा जाता है। ठीक है, एक साथ जुड़ गए। किस में ऐसा मिलेगा, उड़हुल है, सरसों है, पॉपी प्लांट, पापावीर है। पॉपी प्लांट से जो है वो नारकोटिक्स बनाया जाता है, नशीला द्रव्य बनता है। ये देखें यहाँ पर कि या तो स्टिग्मा प्लेन हो सकता है ऐसा, या फिर स्टिग्मा ऐसा भी हो सकता है, छतरीनुमा भी हो सकता है, ज्यादा पोलन को कलेक्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए कि जायांग में एक से अधिक अंडप हो, है ना, और सभी एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो। जैसे इसमें कहीं पर भी लास्ट में फ्यूज वहां हो रहा था, जुड़ रहा था, यहाँ पर फ्यूज नहीं, सब स्वतंत्र है। तो इस तरह के गायनेसियम को वियुक्तांडपी कहा जाता है, एपोकार्पस कहा जाता है। यह चंपा में, मैग्नोलिया में पाया जाता है। हम देखते हैं कि किसी किसी ओवरी में क्या होता है, एक ही ओव्यूल्स होता है, और किसी किसी ओवरी में जो होते हैं ओव्यूल्स की संख्या एक से ज्यादा होती है ना। इस तरह से एक से ज्यादा ओव्यूल्स है। ठीक है, जैसे कि एक में एक ओवरी का होता है, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल्स का एग्जाम्पल आपका मैंगो हो गया, जिसमें भी एक सीड बनता है, वह एक ओव्यूल का एग्जाम्पल है। और ज्यादा सनफ्लावर, पपीता, तरबूज, नींबू, ये सब है। ठीक है, अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मेन हिस्से को, ओव्यूल्स को हम लोग विस्तार से देखते हैं। अगर एक ओव्यूल्स विकसित हो जाता है ना, तो उसका टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। बीजांड का गुरु बीजाणुधानी इसी को कहते हैं, है ना। मेगास्पोरेंजियम कहते हैं किसको, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कह सकते हैं। तो इसका रचना को हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ इसके रचना में है। यह देखने में इस तरह से लगता है। सबसे पहला इसके ऊपर देख रहे हैं ये सूरज छात्र। बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से मुड़ना है। तो इसमें एक
आउटर जो है हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये आउटर इंटेगुमेंट में त्वचा होता है। दूसरा लेयर है इनर इंटेगुमेंट। यह इंटेगुमेंट सुरक्षात्मक आवरण है, 1 या 2 की संख्या में पाया जा सकता है। उसके बाद देख रहे हैं कि बीच में हिस्सा जो है वह एम्ब्रियो सैक कहलाता है। ये जो हिस्सा है इसको न्यूसेलस कहते हैं, है ना। यहाँ ओपन हिस्सा है, यह माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर इंड कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा चाइलेजल पोल या चाइलेजल इंड कहलाएगा। ये वाला हिस्सा फ्यूनिकल होता है। यहाँ वाला हिस्सा हाइलम कहलाता है। ठीक है, ये आपका एक बीजाणुधानी का, है ना, गुरु बीजाणुधानी का टीएस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, वो दिखाया गया है। अब देखें कि ओव्यूल्स को आप जो देख रहे थे, है ना, ध्यान से देखें डायग्राम को। ओव्यूल्स को जो आप देख रहे थे, ओव्यूल्स ये है, ये जो है ओवरी वाल से जुड़ा होता है। ओवरी वाल से जोड़ने के लिए इसमें क्या है, ये वाला रचना प्लेसेंटा कहलाता है। और प्लेसेंटा डायरेक्टली जो है ओव्यूल से नहीं जुड़ा होता है, तो प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने के लिए एक बीच में कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को पतला सा दिख रहा है, वो फ्यूनिकल कहलाता है ना। ये कह सकते हैं फ्यूनिकल्स जो है वो कनेक्टिव लिंक का काम करता है, जंक्शन का काम करता है ओव्यूल और फ्यूनिकल। ओव्यूल और किसके बीच में, ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में। फ्यूनिकल जो है एक जंक्शन का काम करता है, किसके बीच में, ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में। यह जो है वो एक जंक्शन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिस जगह पर ओव्यूल्स फ्यूनिकल से जुटता है, ओव्यूल्स जो है फ्यूनिकल से जिस जगह पर जुटेगा उस जगह को क्या कहा जाता है, उस जगह को हाइलम कहते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट के बारे में बता दिया गया कि यह जो है इसका सुरक्षात्मक आवरण है ना। ये जो है पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना होता है। यह इंटेगुमेंट ओव्यूल के आधार पर 1 या 2 होते हैं। न्यूसेलस जो देख रहे थे आप, कहाँ, एम्ब्रियो के बगल में था, एम्ब्रियो सैक के बगल में ये सारा हिस्सा। न्यूसेलस जो है वो क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है और विकसित हो रहे भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक को भ्रूणकोश कहते हैं। इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है ना। इसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का भी विकास होता है। यह भी विकसित होकर के एक नई रचना बनाती है जिसमें 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस मौजूद होता है। और वही फीमेल गैमेटोफाइट सही रूप में होता है और उसी में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उसी से आकर के मेल युग्मक मिलते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यह ओव्यूल्स का जो निर्माण हुआ उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा, गुरु बीजाणु जनन कहा जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए गुरु बीजाणु जनन के लिए क्या होगा, गुरु बीजाणु मदर कोशिका होगी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल होगा। एमएमसी कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो एमएमसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, गुरु बीजाणु का मतलब मेगास्पोर ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि किस तरह से हमारा ओव्यूल्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमारे पास वहां पर क्या होता है कि ओव्यूल्स भी नहीं होता है। तो ओव्यूल्स के पहले प्लेसेंटा के स्थान पर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ एक आर्चीस्पोरियल सेल होता है। आर्चीस्पोरियल सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होती है। उस आर्चीस्पोरियल सेल में मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है कि मियोसिस की प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन। और एक कोशिका से, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। तो देखें कि यह माइक्रोपाइलर इंड है। माइक्रोपाइलर इंड के बगल में ये चारों तरफ आप देख रहे थे, वहां न्यूसेलस है। न्यूसेलस में क्या हुआ कि एक मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई। एमएमसी में मियोसिस की प्रक्रिया शुरू हुई। अब एमएमसी डिवाइड करके 2 मेगास्पोर का निर्माण किया, जिसको मेगास्पोर डायड कहा जाता है। फिर इसमें क्या हुआ, विभाजन की प्रक्रिया हुई। तो इस विभाजन के प्रक्रिया के फलस्वरूप मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, है ना। अब मेगास्पोर 4 बन गया। तो 4 में से होता क्या है यहाँ कि वहां पर क्या होते थे, मेल में चारों विकसित हो जाते थे और 4 गैमीट का निर्माण करते थे। लेकिन यहाँ क्या होते हैं कि 3 जो है कोशिकाएं डिजेनरेट कर जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, विकास नहीं करती है, और एक ही फंक्शनल रहता है। अगर मान लेते हैं कि 3 गो डिजेनरेट हो गया और एक ही से क्या हुआ कि उसका विकास हुआ और वह नया मेगास्पोर मदर सेल, है ना,
एम्ब्रियो या ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है, तब उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक बीजाणु विकास, है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक बीजाणु विकास। अब देखें, एक फंक्शनल मेगास्पोर में अब मियोसिस नहीं होगा, अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, समसूत्री विभाजन होता है। तो एक में से विभाजित होकर के दो कोशिकाओं वाला समूह बनाएगा, वहां सेल बन रहा था, है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो केंद्रक वाला एक नया सेल बनेगा। वहां अलग अलग सेल बनते थे और सब में केंद्रक होता था, यहाँ पर सेल एक ही है लेकिन दो केंद्रक वाला बना। फिर इसमें विभाजन हुआ माइटोसिस, तो चार केंद्रक वाला एक नई कोशिका का निर्माण किया। फिर इसमें माइटोसिस की विभाजन की प्रक्रिया हुई, तो यह 8 कोश केंद्रक वाले एक नई कोशिका का निर्माण किया। अब इस 8 केंद्रक वाले नई कोशिका में लगातार यह विकसित होगा, है ना, विकास होगा, और विकास के बाद यह परिवर्तित कुछ इस तरह से होता है कि एक एग सेल का निर्माण होता है, दो बगल में कोशिकाएं जो है उसके तरफ चाहे साइटोप्लाज्म बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गया, तो सिनर्जिड कोशिकाएं कहते हैं इसको, सहायक कोशिका। ये एक कोशिका होती है, यह पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 न्यूक्लियाई मौजूद रहते हैं, नीचे जो है एंटीपोडल सेल 3 होते हैं, है ना, इस तरह से आपने देखा। अब जब पूर्ण विकसित हो जाता है हमारा, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक जब बन जाएगा, तो उसमें देखें कि आपका 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। इसको परिपक्व भ्रूणकोश, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है ना। तो ऊपर देखें, एक बात को याद रखें कि जहां पर भी एग मौजूद रहेगा, यह एग है ना, एग सेल, तो जहां पर भी एग मौजूद रहेगा उसका हिस्सा जो है माइक्रोपाइलर एंड कहलाएगा, और एग के अपोजिट वाले हिस्से को चैलेजल एंड कहा जाता है। चैलेजल एंड में मौजूद होते हैं एंटीपोडल सेल, चैलेजल एंड में मौजूद होते हैं एंटीपोडल सेल, 1, 2 और 3 एंटीपोडल सेल। बीच वाला हिस्सा सेंट्रल सेल कहलाता है ना, बीच वाला हिस्सा सेंट्रल सेल कहलाता है, और इसमें 2 केंद्रक होते हैं जिसको ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि ये दोनों सिनर्जिड कोशिकाएं हैं, और इसके बगल में एग अपैरेटस, सबको मिला के एग अपैरेटस कहते हैं, और ये दोनों सिनर्जिड कोशिका, ये एग सेल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सिनर्जिड सेल में कुछ उंगली नुमा प्रवर्धन पाए जा रहे हैं, तंतु रूप समुच्चय कहते हैं इसको, फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, है ना। इसका भी काम है, क्या करेगा आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से विकसित जब हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होगा, तो काउंटिंग कर ले, 1, 2, 3 सेल, एक ये पूरा 4 सेल, ये 5वां सेल, 6ठा सेल, 7वां सेल। न्यूक्लियस को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियस, है ना, और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए कहेगा फीमेल गैमेटोफाइट की रचना को बनाए, तो ये बनाना। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को बताने के लिए कहेगा तो ये बताना है ना, ठीक है। अब देखिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया, जब हमारा फीमेल पार्ट डेवलप हो जाता है तो परागन की प्रक्रिया होगी। परागन का मतलब हुआ कि मेल गैमिट परागकण जो है वह पराग कोश से निकलकर उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट पॉलन ग्रेन टू फीमेल पार्ट स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। जब परागकोश लिख लिया गया है वहां पर आप देख सकते हैं, परागन जो होता है 2 तरह से होता है, एक स्वपरागन, दूसरा परपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन को ही पर स्वपरागन कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसको स्वपरागन या आउटोगैमी कहा जाता है। यहाँ देखिए एक ही पुष्प है, इसका परागकण यहाँ से मुक्त होकर के यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्वपरागन कहा जाएगा, ठीक है। क्रॉस परागन 2 तरह से होता है, एक है गायटेनोगैमी, सजात पुष्पी परागन। क्या होता है इसमें, तो एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसको कहते हैं समजात पुष्पी परागन, गायटेनोगैमी। जैसे देखिए पौधा एक ही है, फ्लावर बदल गया, यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच रहा है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा, गायटेनोगैमी कहा जाएगा, ठीक है। फूल बदल जाना है, पौधा नहीं। अगला है एक जेनोगैमी। इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति के पौधे उसी जाति के दूसरे पौधे के
पुष्प के परागकण पहुंचते हैं। जैसे यहाँ का परागकण जो है पहुंच रहा है कहाँ, दूसरे पौधे के ऊपर। तो जब पौधा बदल जाए तो इसको क्या कहते हैं, जेनोगैमी कहते हैं। ठीक है। अब है कि आपका पूछा जाए कि स्वपरागन कहाँ होगा, तो स्वपरागन हर हालत में वैसे पौधे में ही होगा जिसमें नर और मादा दोनों मौजूद है। द्विलिंगी पौधा होना चाहिए तभी स्वपरागन सक्षम हो सकता है। अब फ्लावर को देखें, फ्लावर पृथ्वी पर दो तरह के हैं, एक चैस्मोगैमस फ्लावर है ना। चैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि उसको उन्मिल परागी पुष्प भी कहते हैं। इसके पुष्प क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, है ना। पौधे का परागकण उसी पुष्प पर या कहीं और दूसरे जगह आता जाता रहता है। माने ओपन फ्लावर को चैस्मोगैमस कहा जाता है। जितना सारा हमारे आसपास पौधा देखने को मिलता है ना, वो लगभग जो है चैस्मोगैमस है। क्लिस्टोगैमस कैसा होता है, तो ये पौधे, यह जो क्लिस्टोगैमस होते हैं उसमें दो तरह का पुष्प लगता है ना। ये एक पुष्प जो है बाहर है, खुलता है, बंद होता है, और एक क्या होता है कि फूल खुलता ही नहीं है, फूल बंद ही रहता है। नर और मादा फूल के अंदर ही रहते हैं और अंदर ही स्वपरागन की प्रक्रिया, मतलब वो ऐसे फूल जो खुले नहीं, उसे क्लिस्टोगैमस फूल कहा जाता है, अनुमलीय फूल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका पायोला, कनकौआ, मूंगफली, है ना, पोर्चुला का, ये सारा फूल जो है ना, दोनों एक दूसरे के नजदीक ही रहते हैं, फूल खुलता नहीं है, उसी में परागन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस को आपने समझा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब है स्वपरागन का फायदा क्या है, तो स्वपरागन से एक तो फायदा होता है कि परागन निश्चित है, परागन होगा ही होगा। दूसरा, घाटा इससे ज्यादा है, फायदा कम है कि संतान दुर्बल हो जाते, उत्पादन क्षमता उसकी घट जाती है ना। पर परागन से अच्छे, स्वपरागन से जो है बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो पर परागन जब होता है तो बीज स्वस्थ और पौधे मजबूत होते हैं, अनुकूलन की क्षमता उनमें ज्यादा विकसित होती है। तो इस चीज को पौधे भी समझते हैं और इस चीज को समझते हुए वो अपने अंदर ऐसी प्रक्रिया को विकसित करते हैं कि उनमें स्वपरागन कम से कम पॉसिबल हो, है ना। इसके लिए वो क्या करते हैं, तो फूलों में कुछ अनुकूलन विकसित करते हैं, जैसे डाइक्लाइनी है, एक लिंगता, मतलब फूल या तो नर होगा या मादा होगा तो स्वपरागन की संभावना ही खत्म हो जाएगी। स्वबंधता, मतलब ये पुष्प अपने परागकण से परागित नहीं होते हैं, है ना, तो स्वबंधता इसको कहते हैं। जैसे आलू, मटर, पिटूनिया में ऐसा होता है। भिन्न काल परिपक्वता, डाइकोगैमी कहते हैं। डाइकोगैमी में क्या है, तो भिन्न काल परिपक्वता में क्या होता है कि जब एक पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो। मतलब मान लेते हैं आपका एंथर परिपक्व हो गया, पॉलन ग्रेन निकल गया, लेकिन उस पॉलन ग्रेन को ग्रहण करने के लिए उस समय स्टिग्मा जो है मैच्योर नहीं होता है। तो जब स्टिग्मा मैच्योर होगा ही नहीं तो निकला हुआ पॉलन ग्रेन उस पौधे को छोड़ देगा और दूसरे पौधे पर जाकर के परागन की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। उसके बाद एक है पुपूर्वता, प्रोटैंड्री। इसमें क्या होता है, पराग कोष पहले परिपक्व हो जाएगा, है ना। प्रोटैंड्री में क्या होता है कि पराग कोष पहले, इसी का भाग है भिन्न काल परिपक्वता जो है जिसको कहते हैं डाइकोगैमी, इसी का भाग है जिसमें पराग कोष पहले परिपक्व हो जाएगा। मेल पार्ट पहले परिपक्व हो गया, जैसे सूरजमुखी, मालवेसी, एम्बेलिफेरी फैमिली में ऐसा होता है, और तब ये दूसरे पौधे पर जाके परागन कराएगा। किसी किसी में क्या होता है, पौधे में स्त्री पूर्वता होती है, प्रोटोगाइनी होती है, यानी फीमेल पार्ट पहले परिपक्व हो जाता है जब तक मेल तैयार ही नहीं होता है, पर मैंने पोलन ग्रेन उसको मिलता ही नहीं है, तो दूसरे पौधे से आए हुए पोलन ग्रेन को यह एक्सेप्ट करता है, उसी जाति का। एनोनियसी है, मैग्नोलियसी है, ये सारे में ऐसा होता है। उभयलिंगता क्या होता है, इसमें पराग कोष वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका मेल पार्ट जो है या फीमेल पार्ट काफी लंबा हो गया, फीमेल पार्ट काफी लंबा हो गया, ये देखिए, है ना। अब ये पोलन ग्रेन किसी भी हालत में यहाँ नहीं पहुंच सकता है, तो इसको कहते हैं हर्कोगैमी। एक है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि पौधे के इसकी, है ना, रचना, आकार, आकृति अलग हो जाती है, स्थिति अलग हो जाती है। मतलब कुछ इस तरह से व्यवस्था हो जाती है कि पोलन ग्रेन जो है इस साइड जा सकता है, इस साइड नहीं जा सकता है, तो ये भी क्या करता है, परागन को बाधित करता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पर परागन जब होता है तो पर परागन के लिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि इसको एजेंट चाहिए, है ना, कारक चाहिए जो परागन को क्या कर पाए, संपन्न कर पाए। तो कारक के रूप में
दो हो सकते हैं, एक तो जैविक कारक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। तो जैविक कारक में इंसेक्ट है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये सब जो है परागन को संपन्न कराते हैं। अजैविक कारक में एयर और वाटर परागन को संपन्न कराते हैं। अगर इंसेक्ट से परागन होता है तो उसको एंटामोफिली कहा जाता है, बर्ड से परागन होता है ऑर्निथोफिली, एनिमल से होता है जूफिली, एयर से होता है एनिमोफिली, वाटर से होता है हाइड्रोफिली। अब एक एक करके हम इससे होने वाले पौधे के अनुकूलनों को देखेंगे। वीडियो आगे गेन करने के लिए लगातार मिलता रहे आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। हर तरह का यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध है, ध्यान से वीडियो को सुने, सारा चैप्टर आपको आसानी से घर बैठे समझ में आएगा। धन्यवाद।